अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। 26 मई को बानी पीटीआई के ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान की प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड करने का मामला खुद बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की नई घंटी बनकर बज रहा है, जिस पर FIA साइबर क्राइम विंग तहकीकात का आगाज कर चुका और तहकीकात का दायरा कार जेल में कैद बानी पीटीआई से लेकर तहरीक इंसाफ क़यादत रऊफ हसन, बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब समेत मजीद वसत इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। एक जानिब तहरीक इंसाफ क़यादत इस ट्वीट को बानी पीटीआई सोशल मीडिया टीम की गलती समेत सियाको सबाक से हटकर समझाए जाने को वजाहत बनाकर मामले पे मट्टी डालने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी जानिब खुद बानी पीटीआई और उनकी सोशल मीडिया टीम अपने मौक़िफ़ में ताहाल कायम है। FIA की जानिब से बानी पीटीआई को तहकीकात के लिए भेजे गए सवालनामे को बानी पीटीआई की जानिब से एब्सोल्युटली नॉनसेंस और अपनी वकला टीम की मुशावरत से मशरूत करके वापस भेज दिया गया, जबकि इमरान खान की सोशल मीडिया टीम की जानिब से ताहाल ये ट्वीट डिलीट नहीं की गई। ये रऊफ हसन ने मुनकशफ किया कि बानी पीटीआई का ट्विटर हैंडल बैरून मुल्क से चलाया जा रहा है और वो अमरीका में मौजूद पीटीआई सोशल मीडिया हेड से बात करेंगे, मगर ये मामला शायद इतना सादा नहीं जितना बताया, दिखाया और महसूस किया जा रहा है। सवाल यह है कि बानी पीटीआई का एक्स हैंडल उनकी मर्जी से चलाया जा रहा है या फिर कुछ लोग बानी पीटीआई की सियासत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर ऐसा है तो क्या पीटीआई ये पता लगाने में संजीदा है कि कौन है जो पीटीआई के साथ साथ पाकिस्तानी सियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं? आज पीटीआई के वकील रहनुमा इंतज़ार की जानिब से इमरान खान का पैगाम पहुंचाया गया, जिससे तासुर मिलता है कि बानी पीटीआई अपनी सोशल मीडिया टीम के साथ खड़े हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खान साहब ने एक पैगाम दिया है। आपको जल्द एक शेड्यूल दिया जाएगा जिसके तहत आप लोगों ने एहतजाज करना है और आप अपनी तैयारी रखें। ये सोशल मीडिया मेरी ताकत है। मैं इन तमाम नौजवानों को जो सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनकी खिदमात को मैं सराहता हूँ। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान साहब इस मामले पर क्या कहती हैं, ज़रा वो भी आपके सामने रखता हूँ। खान के साथ हम भी साथ खड़े रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था जजेस के ऊपर हमने आज तक किसी के ऊपर कोई बात इसलिए नहीं की क्योंकि हमें पता है कि जजेस के ऊपर भी प्रेशर है, लेकिन उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि वो इंसाफ दे सकें। नाइंसाफी का वक्त शुरू हो रहा है। अब हम आगे अडयाला जेल के बाहर बैठ जाएंगे और हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अगर हमें भी जेल में डालना हो और हमारे साथ जो लोग बैठे होंगे उनको भी जेल में डालना हो, हम सब तैयार हैं। और जेल भर दें, पहले 7,500-8 हज़ार लोग हैं, इसके अंदर हम सारों को डाल दें। जब 9 मई का सानहा हुआ तो इसके बाद तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को ये कहते सुना गया कि इमरान खान के करीब कुछ लोग उनके कान फौज के खिलाफ भरते रहते थे, जो इमरान खान और फौज के दरमियान लड़ाई का सबब बना और मामला 9 मई के तशद्दुद, फौजी तनसीबात और शहदा की यादगारों पर हमलों पर ख़त्म हुआ। अब जो कुछ हो रहा है और जिस अंदाज में इमरान खान और पीटीआई के ट्विटर अकाउंट से फौज मुखालिफ लड़ाई को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये उससे कहीं ज़्यादा है जो 9 मई से पहले किया जा रहा था। तो सवाल तो ये भी है कि क्या पीटीआई 9 मई पार्ट 2 चाहती है? अगर नहीं तो पीटीआई कोर कमेटी इसको रोकने और डैमेज कंट्रोल के लिए क्या करेगी? दूसरी जानिब फौज और फौजी क़यादत के बारे में ऐसा नफरत आमेज और शर्मंगेज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि फौज और तहरीक इंसाफ के दरमियान जिस खलीज के खात्मे की बात की जाती है वो बढ़ती चली जा रही है। और अगर यह सिलसिला ना रुका तो जो लबो लहजा फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज में था, उससे तो जाहिर होता है कि फिर एक्शन होगा और शायद इतना शदीद हो कि पीटीआई पर पाबंदी लग जाए, क्योंकि FIA की जानिब से जो चार्ज फ्रेम किया गया है उसमें बताया गया कि 26 मई को इमरान खान के एक्स हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर वीडियो पोस्ट की गई। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इमरान खान अडयाला जेल में है, उनका ऑफिशियल हैंडल प्रोपेगेंडा और वीडियो अपलोड के लिए इस्तेमाल किया गया। मरासिम में कहा गया है कि मज़कूरा वीडियो न सिर्फ गुमराहकुन और धमकी आमेज है, बल्कि पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स और जवानों को बगावत पर उकसाने, ड्यूटी से बरगश्ता करने और ऑफिसर और जवानों को रियासती इदारों, आर्मी के सीनियर अफसरान और जवानों के खिलाफ इकदाम पर उकसाने के मुतरादिफ है। ये आर्म्ड फोर्सेस के रैंक्स में बगावत फैलाने वाला अमल है और इस पर पीका एक्ट 2016 का इत्तलाक होता है। मरासले में कहा गया है कि मज़कूरा वीडियो को 42 लाख अफराद ने देखा, 56,000 लोगों ने किया, जबकि 38,000 सारिफीन ने इसे रीपोस्ट किया। ये मामला मजीद तहकीक और तफ्तीश का मुतकाज़ी है और इसके लिए ज़रूरी है कि मज़कूरा ट्विटर हैंडल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पर हुकूमत की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है।
कहता जी कि मेरे हैंडलर ने ये काम किया, मुझे पता नहीं, आज ही पीटीए को दरख्वास्त दें, आज ही अकाउंट बंद करा देते हैं। वो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये कि इमरान खान का ट्विटर हैंडलर है इतना गाफिल है कि वो सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ लिख दे और उसको पूछने वाला कोई। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पिछौता साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नईम हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नईम साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि 26 मई को जो ट्वीट बानी पीटीआई के ट्विटर हैंडल से की गई वो हमारी मालूमात के मुताबिक अब भी मौजूद है, ना वो डिलीट हुई है ना अमेंड हुई है। तो क्या बानी पीटीआई के हैंडल से जो ट्वीट हुई वो एक प्लानिंग के तहत हुई, सोच समझ कर हुई, कि बावजूद इसके कि कोर कमेटी के लोग डिस्टेंस कर रहे हैं उससे, सोशल मीडिया टीम की गलती करार दे रहे हैं, लेकिन ट्वीट अपनी जगह पर बरकरार है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब का जो वाज़ा मौक़िफ़ है मैं उसके ऊपर आपको बताना चाहूँगा। खान साहब ने हमेशा ये कहा कि फ़ौज हमारी, ये इदारे हमारे हैं, और एक गलत असर दिया जाता है कि पूरी फ़ौज जो है या किसी इदारे के मैं खिलाफ हूँ। हाँ, एक फर्द वाहिद, फॉर एग्जाम्पल एक पंजाब पुलिस का आईजी है, इस्लामाबाद पुलिस का आईजी है, एक बंदे से जो है वो इख्तिलाफ इस वजह से हो सकता है कि वो एक गैर कानूनी काम करेगा जो आइन के मुताबिक उसकी जुरिस्डिक्शन है, उसके ओहदे की जुरिस्डिक्शन है, उससे तजावज़ करेगा, तो उसके ऊपर कोई इतराज़ हो सकता है। और वही बात उन्होंने की कि 1971 के अंदर याहिया खान का जो किरदार था वो बड़ा अहम है, क्योंकि उस वक्त दो मुल्क पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, और जो याहिया का किरदार था उस वक्त एक जमात जो है, मुजीबुर रहमान जो है, वो वाज़ेह तौर पर अक्सरियती तौर पर सामने आए थे, उनकी जमात जीती थी। आज भी वही सूरत हाल है कि हमारी जमात जीती है और उसको उसका मैंडेट दूसरी जमातों को देकर, और ये कहा जाता है कि ये हार गए, और मुल्क के अंदर जो जुल्म जबर जारी है, लोगों को उठाया जाता है, अगवा किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, उनके घरों में छापे मारे जाते हैं, मुकदमात बनाए जाते हैं। नहीं, लेकिन नहीं पिछौता साहब, शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ को अदम एतमाद की तहरीक नहीं आई थी, ना ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के सूरत में उनको निकाल दिया गया था। अब फिर तो आपकी तरफ से वाज़े तौर पर देखिए, ना सिर्फ ये कि रऊफ हसन साहब ने, बल्कि खुद बैरिस्टर गौर ने जो चेयरमैन पीटीआई है उनकी तरफ से ये कहा गया कि भाई ना तो बानी पीटीआई शेख मुजीबुर रहमान है, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई अवामी लीग है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। एक तरफ तो उससे डिस्कस किया जा रहा है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई डटे हुए हैं, उस ट्वीट के ऊपर सोशल मीडिया टीम डटी हुई है, वो सब एक तरफ, और बाकी कोर कमेटी के लोगों का मौक़िफ़ एक तरफ। पहली बात तो ये है कि मैं खुद कोर कमेटी का मेंबर हूँ और कोर कमेटी के अंदर सोशल मीडिया के जो हेड हैं वो भी शामिल हैं, और दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये जरूर कहा है होगा कि मुजीबुर रहमान के साथ या इमरान खान, या वो आप तशबीह दें कि इमरान खान को मुजीबुर रहमान है, वो एक अलग मामला है। लेकिन जहाँ तक जो इदारों की एक हदूद तयन है उनका, उसकी बात है, रूल ऑफ लॉ की बात है, आइन की बात है, तो उस चीज़ के ऊपर हम तमाम जो हैं वो खान साहब के जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने हम रख रहे हैं कि खान साहब यही कहते हैं कि हर इदारे की अपनी हदूद है। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये ट्वीट इमरान खान साहब से पूछ के एज पर हिज इंस्ट्रक्शंस, इसका एक एक लफ्ज, ये वीडियो में जो कुछ है कंटेंट्स, उनसे पूछ के उनको एतमाद में लेकर पोस्ट किए गए, आप ये कह रहे हैं? देखिए, खान साहब ने ये कहा था कि हमूदुर रहमान कमीशन जो रिपोर्ट है वो जरूर पढ़ें, और खान साहब ने ये कहा था कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के अंदर आपको सारा वाज़ेह नजर आ जाएगा कि उस वक्त 1971 के अंदर कैसे जो है मुल्क तोड़ने के लिए एक शख्स जो उसने किरदार अदा किया। और खान साहब ने हमेशा बात की है कि हमूदुर रहमान कमीशन के अंदर वो सारे हकायक हैं जो आज तक छुपाए गए। क्यों नहीं हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट जो है आज तक जो है वो पब्लिश की गई, वो पब्लिश की जाती इसलिए नहीं की गई क्योंकि उस वक्त जो किरदार सामने आए थे, आज सेम वही इस मुल्क के साथ हो रहा है। ठीक है, गालिबन आपने वो वीडियो भी देखी होगी ना जो बानी पीटीआई के हैंडल से पोस्ट हुई है, इमरान खान ने, और एफआईए की चार्जशीट भी आपने पढ़ी होगी। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को शाया करने का कहा है कि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट शाया करके उस वक्त जिस तरह से किरदार किया। नहीं पिछौता साहब, वो वीडियो भी आपने देखी होगी जो उनके हैंडल पे पोस्ट हुई है, वो वीडियो भी आपकी नजर से गुजरी होगी, और एफआईए की चार्जशीट भी आपने पढ़ी होगी कि फौज के रैकेट फाइल में डिवाइड क्रिएट करने की, म्यूटनी की एक सोची समझी कोशिश और प्लानिंग दिखाई देती है। तो आर यू रेडी टू फेस द म्यूजिक देन? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज तक उस रिपोर्ट को छुपाया नहीं जाना चाहिए था। अब भी जो है वो अगर उस रिपोर्ट को देख लिया जाए, और अगर रिपोर्ट जो है उसके हिसाब से अगर हमने उस चीज़ को जो है वो गलत इंटरप्रेट किया है, या कोई भी चीज़ अगर हमने शाया की है, कोई भी
हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट शाया की है या कोई ट्वीट किया है, तो अगर उससे मुताबिकत नहीं रखता तो फिर डेफिनेटली आप कहेंगे कि आपने गलत बात की है। और अगर ये हाईलाइट किया गया है कि ये किरदार जो है हर इदारे की अपनी एक हदूद है और वो हदूद अब भी वही होनी चाहिए जो उस वक्त भी जो है वो ठीक नहीं थी, तो इसके ऊपर क्या गलती है? नहीं पिजावर साहब देखें आप कंफ्यूजन कितना ज्यादा है। आप ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई के इंडोर्समेंट से हुआ, वो डटे हुए हैं। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि नहीं, सियाको सबाक से हटकर हुआ। रऊफ हसन साहब कहते हैं नहीं, उनकी टीम क्योंकि अमेरिका में बैठी हुई है, सोशल मीडिया टीम जो हेड है वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप इतनी डिवाइड क्यों है विद इन द पार्टी? कोर कमेटी के अंदर कंसेंसस नहीं है। गौर साहब ने जो बात की है ना कि एक इल्जाम लगाया जाना कि फौज के खिलाफ हैं या हम जो है फौज के एक पूरे इदारे के खिलाफ ट्वीट करवा रहे हैं। गौर साहब की आपने स्टेटमेंट बड़ी क्लियर सुनी होगी कि हर इदारे की एक अपनी आईनी हदूद होनी चाहिए। और जो रऊफ साहब ने बात की है, रऊफ साहब ने भी बात की है कि जो हमारी सोशल मीडिया की टीम है उसमें यूके में भी लोग बैठे हैं, पाकिस्तान में भी हैं, अमेरिका में भी हैं। जो हमारे सोशल मीडिया के हेड है उनका उन्होंने जिक्र किया होगा कि उन्होंने किया, दूसरे जो है मशवानी साहब ने किया है, जबरान ने किया है, मुख्तलिफ लोगों के पास ट्विटर हैंडल्स हैं। लेकिन खान साहब जो हदायत देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके मुताबिक कोई भी चीज़ की जाती है। खान साहब ने हमूद रहमान कमीशन जो है रिपोर्ट जो है उसको कहा था कि आप जो है वो उसको जो है वो बिल्कुल वो बताएं लोगों को कि वो पढ़ें, और उसके ऊपर अगर वो ट्वीट किया गया और उसके बाद एक वीडियो बनाएगी जो कि उस रिपोर्ट की ही वीडियो है, तो उस वीडियो को ये कह देना कि इमरान खान ने जेल में बैठ के वो वीडियो लगाई है या वो ट्वीट किया है, तो वो दो चीजें जो है वो गलत जोड़ते हैं। इमरान खान के पास तो कोई चीज नहीं है। लेकिन हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट के अंदर जो चीज है वो कमीशन जो है वो तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाया था, बल्कि हमूद रहमान जो है देखें अब इस पे तहकीकात होनी है नईम पिजौता साहब, और उसके लिए FIA ने एक सवालनामा भिजवाया। बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि वो अपनी जो लीगल टीम है उसके साथ मुशावरत करेंगे और फिर जवाब देंगे। तो क्या लीगल टीम से इस पर कोई प्लानिंग कर रही है? लीगल टीम इस पर कोई काम कर रही है? नंबर 1। नंबर 2 ये या तो वो ट्विटर हैंडल सस्पेंड हो सकता है, उस पर बैन लग सकता है। नंबर 3 ये कि बड़े संगीन नताइज हो सकते हैं बानी पीटीआई की सियासत के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर भी। तो इस सब के हवाले से कुछ तैयारी कर ली है आपने? देखिए पहली बात तो यह है ना कि 9 मई के अंदर जैसे पहले हमें जो है वो यरगमाल बनाया गया, जैसे तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म जबर किया गया, जैसे खान साहब के ऊपर केसेस बनाए गए, घरों में छापे, बल्ले का निशान, इलेक्शन नहीं लड़ने दी गया, फार्म 47 वालों को जितवा दिया गया, फार्म 45 वाली जो जीती जमात थी उसको हरवा दिया गया। यही बात उस कमीशन के अंदर भी बात की गई है। तो ये केसेस जो पहले हैं, हम तो पहले भी केसेस फेस कर रहे हैं। देखिए आपने देखा कि फाबर मानकर के ऊपर एक वकील ने जाकर थप्पड़ मारा, वो भी जो जिस तरह की वो ठीक है। वेरी क्विकली सर, मुझे ब्रेक लेनी, वेरी क्विकली। 9 मई पार्ट 2 होने जा रहा है सर। फिर झूठे केसेस बर्दाश्त करें, इमरान खान पहले भी झूठे केसेस फेस कर रहे हैं, वो तो नहीं भाग रहे, वो तो कहते हैं कि मैं हर तरह की कुर्बानी लेकर रूल ऑफ लॉ के ऊपर कोई कंप्रोमाइज। पिजौता साहब आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। नईम हैदर पिजौता साहब पाकिस्तान इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अज़ान मगरिब का वक्फा है, छोटा सा तवक्कुफ, उसके बाद वापस आएंगे। तो हुकूमत ने क्या सोच रखा है, क्योंकि हुकूमत की टोन भी बड़ी एग्रेसिव है। हुकूमत क्या करने जा रही है, क्या PTI पे बैन ऑन कार्ड्स है? बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। गुज़श्ता रात FIA की कार्रवाई के बाद हुकूमत खासी एग्रेसिव मोड में दिखाई दे रही है, जिसमें तलाल चौधरी हो, इसहाक डार साहब का स्टेटमेंट हो, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट हो, या फिर आबिद शेर अली की नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो हुकूमत क्या करने जा रही है, बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अलहाज शेख रुहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो ये कहेगा कि आपकी हुकूमत यानी PMLN लेड कोलिशन गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर को पाबंदी लगाने का इरादा रखती है? डिपेंड करता है कि मतलब उनका जो तर्ज अमल है या उनका जो मामलात हैं वो किस तरह जाते हैं। तो आपको लगता है कि जस्टिफाइड एक्ट होगा अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये हुकूमत PTI पर पाबंदी लगा देती है? तो मैंने बताया ना कि डिपेंड करता है कि आप क्या करने क्या जा रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे एक 9 मई का वाकया था, अगर ऐसे ही वाकयात अगर आप उनको दोहराते हैं या इस किस्म के वाकयात दोबारा से आप उसको प्लान करते हैं, तो वो मेरा ख्याल बड़ा सीरियस में। शेख साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये एडमिटेड फैक्ट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर कैफ है तो एक सियासी कुव्वत, एक सियासी जमात है, और जाहिर है सियासत में तो बातचीत होती है, गुफ्तो शनीद होती है, और हुकूमत भी जाहिर है सियासी स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल है। कोई मुल्क में कोई मार्शल लॉ तो नहीं है, ना सिविलियन मार्शल है, ना कोई इमरजेंसी लगी हुई है। तो क्या वजह है कि बातचीत के जरिए से मामला को हल नहीं किया जा सकता? नहीं, बात यह है कि बातचीत तो आप उनसे करेंगे जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं,
और अगर आप बातचीत करना ही नहीं चाह रहे तो फिर आप किससे बातचीत करेंगे? अब देखें ना, जैसे मैंने पिछले दिनों में एक आया था कि वो बात करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो कंडीशन थी वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं था। और मेरा ख्याल है कि इमरान को तो ये सोचना नहीं चाहिए कि अगर फर्ज कीजिए उन्होंने एक कंडीशन ये लगाई कि हम बातचीत उस सूरत में करेंगे कि हम इमरान खान को जेल से निकाल दें, तो जेल में से तो कोई भी नहीं निकाल सकता ना अब वज़ीर आज़म निकाल सकता है, ना सदर निकाल सकता है, ना कोई और कुव्वत निकाल सकती है। वो तो आपकी जुडिशरी उस पर अमल कर सकती है ना, जुडिशरी आपको कर सकती है। और वो तो फिर अगर इस तरह अगर इमरान बाहर आ जाते तो फिर उनका वो जो इंसान था जिसपे वो एक मजबूती के साथ खड़े थे, वो तो फिर एक रेत की दीवार बन जाता ना, वो तो धड़ाम से गिर जाता। फिर वो मेरे ख्याल में शायद फिर अपने लोगों को कोई जवाब पेश न कर पाते कि आपने क्या किया, इतना वक्त क्यों ज़ाया किया, अगर यही काम करना तो आप बहुत पहले कर लेते। और खुद तो आप लोगों को ये ताने देते रहे एनआरओ के, तो अब आप किस तरह एनआरओ ले? अब ऐसी पार्टी पर पाबंदी लगाना, माजी में भी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर पाबंदियां लगी हैं, अब काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई हैं, मतलब उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाना आपको लगता है कि प्रोडक्टिव होगा या काउंटर प्रोडक्टिव होगा? मैंने आपसे गुजारिश की है, मेरे ख्याल में शायद आपने सुनी नहीं, फिर मैंने फिर दोबारा उसको दोहरा देता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 9 मई वाले वाक़यात को दोहराते हैं या उस किस्म के वाक़यात करने की प्लानिंग करते हैं और वो एक्सपोज हो जाता है, तो फिर मेरा ख्याल है एंटी स्टेट एक्टिविटी जो है। जी मैं यही कह रहा हूँ ना, इसका मतलब हुकूमत समझती फिर कोई और चारा नहीं है, मतलब ये ग्राउंड इनफ है कि इस पर पाबंदी लग जानी चाहिए, बैंड आउटफिट होनी चाहिए। मैं आपको गुजारिश करूँ, इस तरह तो कोई भी जत्था उठ के हुकूमत को इस तरह मजबूर कर सकता है, हुकूमत पर दबाव डाल सकता है, कोई अपनी गलत किस्म की बातें बनवा सकता है। मतलब मिसाल के तौर पर कोई डाकू है, वो कातिल है, उसके पास 10-20-50 का टोला है और वो कल सड़क पे ऊपर आ जाएगा और वो आपको कहेगा जी मेरे इस बंदे को छोड़ दो, ये तो नहीं चल सकता ना। स्टेट विद इन स्टेट तो आप नहीं कायम कर सकते ना, आपको फिर कोई ना कोई तो फिर उस पर एक्शन लेना पड़ता है। और मैं मेरी हर कौन सुनेगा ना आपकी सुनेगा ना मेरी सुनेगा, मेरा मशवरा उनको यही है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और एक्ट लाइक ए पॉलिटिकल पार्टी। जो आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन है सर, हुकूमत को मशवरा तो दे सकता है, आपके अपने लोग हुकूमत में बैठे हुए। पहले भी कहा नहीं, मैंने तो बहुत पहले भी कहा था कि देखें जितनी जिम्मेदारी अपोजिशन की है उससे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत की होती है। हुकूमत ने बर्दाश्त करना है, हुकूमत ने सब्र से काम लेना है, हुकूमत ने इखलाक और तहजीब से काम लेना है। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत को सिर्फ इसी पे कंसंट्रेट नहीं करना, हुकूमत को अपने उन मसाइल पे कंसंट्रेट करना है जो असल इस मुल्क के अवाम के मसाइल हैं। तो मेरे ख्याल में शायद उस तरफ अपनी तवज्जो रखनी चाहिए और इस तरफ आपको ज़िमनी तौर पे आपको देखना चाहिए। बाकी तो आपको अपने वो काम करना है, मैंडेट है आपके पास, आपको इस मुल्क को मजबूत करना है, मुल्क के अवाम की ज़िंदगी को आसान बनाना है, तो फिर मेरे ख्याल में शायद आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, आपका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, आपका आने वाला कल जो है वो बेहतर हो जाएगा, लोगों का कल बेहतर हो जाएगा, लोगों का हाल बेहतर हो जाएगा। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि आपको ज़्यादा तवज्जो जो है वो मसाइल की तरफ देनी। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन शायद लगता ये जैसे राना सनाउल्लाह साहब वंस सेड एंड आई कोट के या ये रहेंगे या हम रहेंगे, तो लगता ये कि प्राइमरी इंपॉर्टेंस इस वक्त हुकूमत की ये है कि ये जो बानी पीटीआई या नून लीग का जिस वक्त जो एंटी थीसिस है, ये नैरेटिव है कि एंटी इमरान खान कैंपेन करके पहले तो इनको ज़रा साइड पे हटाया जाए, मंजर से दूर करे, उसके बाद फिर ये सारे मामला देखेंगे। तो प्रायोरिटी इस वक्त एंटी इमरान थीसिस को फ़रोग देना है। डू यू थिंक सो? मैं वैसे आपको गुजारिश करूँ, अगर इमरान मेरी बात सुन ले, अगर कहीं उस तक पहुँच जाए मेरी बात, तो मैं उसको ये कहूँगा कि अक्लमंद और जीरक शख्स वो होता है, समझदार शख्स वो होता है जो अपने माजी से सीखता है। अगर उसका माजी ऐसा नहीं है तो दूसरों के माजी से सीखे। मेरा ख्याल है कि अगर वो मुस्बत सियासत करे और मुस्बत सोच रखे और अपने साथियों के साथ मशवरा करे तो मेरे ख्याल में इस गिरदाब से निकल सकता है, मुश्किल से निकल सकता है। देखें इस वक्त अगर आप एंटी स्टेट को काम करते हैं या मनफी सियासत करते हैं या
मुल्क के खिलाफ कोई इकदाम करते हैं तो अवाम भी तो देख रहे हैं ना, वो मेरे ख्याल में शायद फिर उनके हक में जाने की बजाय उनके खिलाफ चला जाए। अच्छा शेख साहब, समझदारी तो ये है कि आप जी अकल से काम दें, ठीक, जज्बात से या जोश से नहीं। और सियासत तो है ही बड़े ठंडे दिमाग का काम, ठंडे दिल का काम है और बड़ी मुस्बत सोच का काम है। सियासत में तो ये नहीं चलता, ये तो जाती दुश्मनी में चला जाता है। सर लास्टली इन वेरी क्विक, आपको नहीं लगता कि बानी पीटीआई, ये मशवरा आप बिल्कुल दुरुस्त दे रहे हैं बानी पीटीआई को, आप का मशवरा अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त वो जिस रविश पर चल निकले हैं, वो कभी मरियम नवाज साहिबा ने या नून लीग ने कहा था कि पावर टॉक्स टू पावर, मज़ामत होगी तो मफामत होगी। आपको लगता है कि वो पावर टॉक्स टू पावर के कुलिये पे अमल कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ाएं और ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने के बाद अपने मकासद को अचीव कर सकें? कुछ भी नहीं मानता, मैं यही तो कह रहा हूँ। आप समझदारी तो ये है ना कि आप माजी से सीख लें। क्या हुआ, प्रेशर बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेट के साथ मत्था लगाना तो मजाक नहीं, और टकराव तो किसी सूरत ठीक नहीं है ना। आप जो बात कर रहे हैं वो बात इस खित्ते में तो उसका वजूद नहीं है कोई भी, लेकिन मेरे ख्याल में शायद आप दोस्तों को इम्तिहान में डाल देंगे, बस इसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि आपकी ये अक्ल और दानिश इस बात का सबूत देती है, या अक्ल आपकी ये कहती है कि आप इस तरह का टकराव करें। उससे फ़ायदा नहीं होगा, उससे नुकसान होगा। आपके वर्कों का नुकसान होगा, आपके दोस्तों का नुकसान होगा, आपकी जमात का नुकसान होगा। तो मेरा बेहतर यही है कि हुकूमत के साथ बैठ के आप मुस्बत लाइनों पे बात करें, और बात करने के बाद उसका कोई ना हल निकाल लें, और निकल आएगा डेफिनेटली। जब आप बैठते हैं, नियत के साथ बैठते हैं, एक मुस्बत सोच के साथ बैठते हैं, तो उसका कोई ना कोई हल निकल आता। ठीक सर, वेरी क्विकली, क्योंकि हुकूमत भी बड़े ज़ीरक सियासतदानों पर मुश्तमिल है, सियासी लोग बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब है, आसिफ जरदारी साहब है, बड़े कमाल अजहान हैं जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि अगर एक मेजर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को, बड़ी सियासी जमात को कॉर्नर्ड या पॉलिटिकल कैनवस से उठा के बाहर कर दिया जाएगा, तो कल को यही सियासतदानों के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज होगा, या इनके सामने भी एक बहुत बड़ी तलवार लटक रही होगी? आपको लगता है कि ये इस ज़मन में, इस कॉन्टेक्स्ट में काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है आने वाले दिनों में? चलिए, मैं आपकी बात को चलो एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ कि आपकी बात जो है बिल्कुल दुरुस्त है। तो फिर अगर मुझे पता है कि मेरे साथ ये होने वाला है, तो मुझे फिर कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहिए ना। और अगर मैं मौका देता हूँ तो मुझसे ज्यादा अहमक आदमी कौन होगा फिर? सब कुछ पता होते भी आप अगर मुस्बत सोच नहीं रखते, आप मनफी सोच रखते हैं, और अपने अमल से आप ये साबित करते हैं कि आप अवाम के भी खिलाफ हैं, आप इस मुल्क के भी खिलाफ हैं, आप सारे इदारों के खिलाफ हैं, तो मेरे ख्याल में तो आप सियासी तौर पे जितना नुकसान होगा, ठीक, शायद आप। बहुत बहुत शुक्रिया रुहेल असगर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नेशनल फोरेंसिक साइंस एजेंसी गैर फाल क्यों है, ये सवाल उठाएंगे इस ब्रेक के बाद, और डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ। नेशनल फोरेंसिक साइंस एजेंसी जून 2023 से गैर फाल है, जिसके बायस नारकोटिक्स के 877 केसेस लटक गए हैं। ये इंकशाफ उस वक्त सामने आया कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के सामने मनशियात से मुताल्लिक केस सामने आया, जिसके मुताबिक पिटिशनर के खिलाफ 4744 ग्राम चर्स बरामदगी का मुकदमा 25 नवंबर 2023 को दर्ज हुआ, और माले मुकदमा से मुतालिक आज तक नेशनल फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट ना आ सकी, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, आईजी इस्लामाबाद, इंचार्ज NFSA, प्रोसिक्यूटर जनरल, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और चीफ कमिश्नर को नोटिस जारी करते हुए 6 जून को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है, और कहा है कि यह मामला हुकूमत की खास तवज्जो का मुस्तहिक है। इस केस में तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक NSFA, नेशनल जो फोरेंसिक साइंस एजेंसी है, उसको मुतअद्दिद बार याद दहानी कराई गई, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि नेशनल फोरेंसिक साइंस एजेंसी लेबॉरेटरी जून 2023 से गैर फाल है। फोरेंसिक एजेंसी को मुतल्लिका वजारत की जानिब से 1 जुलाई 2023 से फंड्स फराहम नहीं किए गए। अब जब अदालत ने मुतल्लिका हुक्काम को इस अहम इशू पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है, तो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी से मुताल्लिक कुछ अहम हक़ाइक़ हम एक बार फिर रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं, ताकि इन मसाइल का हकीकी मानों में हल हो सके
और पंजाब में और इनकलाबी विजन के तहत बनी लेबोरेटरी फाल हो सके। पहला अहम मसला पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में मुस्तकिल डीजी की तैनाती का है, जो हम आज से ठीक 3 बरस पहले 13 जुलाई 2021 को अपने ही प्रोग्राम में उठा चुके हैं। डीजी पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी 2011 में तैनात हुए और आज तक उनकी जगह पर मुद्दत पूरी होने के बाद कोई दूसरा डीजी नहीं आ सका। हम इस प्रोग्राम में उठाए गए चंद हकायक आपके सामने रखेंगे और फिर बताएंगे कि इस पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में किस तरह करप्शन का बाजार भी गर्म किया गया है। अब जब यह मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे पहुंचा है, इतनी बड़ी लेबोरेटरी है, 2011 से एक ही डीजी हैं और उन्हें कब कब एक्सटेंशन दी गई, जरा उसकी डिटेल्स जो 3 साल पहले हमने अपने प्रोग्राम में रखी थी वो एक बार फिर आपके सामने रखता है। पंजाब हुकूमत के यहाँ मंसूबे और एशिया की दूसरी बड़ी फोरेंसिक साइंस एजेंसी इस वक्त करप्शन का गढ़ बन चुकी है। अकरबा परवरी और करप्शन की तमाम हदें उबूर कर ली गई हैं। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में हुकूमत को डीजी के लिए कोई भी काबिल फर्द नहीं मिल रहा है। महज एक ही फर्द गुज़श्ता 10 बरस से ओहदे पर बराजमान है। बार बार मुद्दत मुलाजमत में तौसीह की जा रही है। इस अजब करप्शन की गजब कहानी के चंद नकात आज आपके सामने रखेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर 3 जून 2011 को पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल तैनात हुए। उन्हें पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी एक्ट 2007 के तहत 5 साल के लिए डीजी तैनात किया गया। इस एक्ट की दफा 7 की शिक 3 के तहत डीजी को 5 बरस के लिए तैनात किया जाएगा और इसकी मुद्दत में तौसीह नहीं की जाएगी। गहरे मरासिम के बायस डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर ने पंजाब फोरेंसिक साइंस एक्ट में ही तरमीम करा ली। 3 जून 2016 को डॉक्टर अशरफ ताहिर की मुद्दत मुलाजमत में 2 बरस की तौसीह कर दी जाती है। 3 जून 2018 को डीजी की मुद्दत मुलाजमत में दूसरी बार सेकेंड टाइम एक्सटेंशन होती है। डीजी पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की मुद्दत मुलाजमत में 3 जून 2020 को मजीद 1 बरस तक यानी तीसरी बार फिर एक्सटेंशन होती है। 2 जून 2021 में डॉक्टर अशरफ ताहिर की तीसरी तौसीह की मुद्दत भी खत्म हो चुकी है। 3 जून 2021 को पंजाब कैबिनेट ने डीजी की मुद्दत मुलाजमत में मजीद 1 साल की एक्सटेंशन की है। यूं उन्हें चौथी बार नवाजा गया है, यानी डीजी पंजाब फोरेंसिक अब चौथी बार एक्सटेंशन पर है। डीजी पर नवाजिशात के बारे में जब पंजाब हुकूमत से सवाल किया गया तो मौक़िफ़ अपनाया गया कि जब तक कोई काबिल फर्द नहीं मिलता जो उनको रिप्लेस कर सके, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिरी डीजी रहेंगे। जिस दिन हमने ये प्रोग्राम आज से 3 साल पहले किया था, उसी रोज पंजाब की वजीर इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने कहा था कि हम इंटरिम एक्सटेंशन डीजी साहब को इसलिए दे रहे हैं कि नया टैलेंट हंट किया जा सके। जब तक कोई नया टैलेंटेड आदमी नहीं मिलता ये कंटिन्यू करेंगे। और लगता यह है कि उसके बाद कई हुकूमतें आई, कई हुकूमतें गई। 2011 में जिन साहब को डीजी लगाया गया था और उनका मुतबादिल कोई नहीं मिल सका, उस वक्त फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने क्या कहा था, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी है, उसके जो डायरेक्टर हैं उनकी कॉन्ट्रैक्ट की जो मुलाजमत में तौसीह की समरी आज कैबिनेट के सामने लाई गई। कैबिनेट ने उसको जो है वो मंजूर किया कंडीशनली कि नया टैलेंट जो है वो भी सामने लाया जाए और कंडीशनल जो है टाइमलाइन के साथ उसको अप्रूव किया गया है। दूसरा मामला लैब के लिए खतीर रकम से बनवाया गया वो इक्विपमेंट है जो बंद पड़ा इसलिए नाकारा होता रहा कि उसे ऑपरेट करने के लिए मतलूबा अमला और माहिरीन ही मौजूद नहीं थे। अब जब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने गया है तो उम्मीद है कि ज़रा लगे हाथ जो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं वो इस सारे मामले को भी प्रॉब कर लें, ताकि जो पंजाब का पैसा है, सरकार का पैसा है, वो इस तरह से ज़ाया मत हो और जो एक विजनरी लैब है उसके तहत काम भी हो सके, टेस्टिंग भी हो सके। अदरवाइज़ इसका फ़ायदा कोई नहीं है, फिर खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आने। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 2 खुशखबरियाँ भी हैं आवाम के लिए। वो खुशखबरियाँ क्या हैं आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सख्त गर्मी, बदतरीन लोड शेडिंग, बिजली के भारी बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत की होशरुबा कीमतों से तंग पाकिस्तानियों के लिए 2 अच्छी खबरें हैं। पहली अच्छी खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है, जिसके मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ प्रोटेक्टेड सारिफीन को बिजली नरखों में सब्सिडी दी जाएगी और आइंदा माली साल बिजली नरखों में इजाफा प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफीन के लिए नहीं किया जाएगा, जबकि ज़राए के मुताबिक बड़े सारिफीन के लिए बिजली टैरिफ में इजाफा नए माली साल के पहले माह से होगा और प्रोटेक्टेड सारिफीन को रवा माली साल के अख्ताम तक 160 अरब रुपये सब्सिडी दी जाएगी। दूसरी अच्छी खबर यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर कमी मुतवक्के है। 1 जून से पेट्रोल की कीमत में मजीद 4 रुपये 50 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान है। नई कीमतों का ऐलान 31 मई को यानी आज शब 12 बजे तक मुतवक्के है। ये कीमतें 1 जून
2024 से यानी कल से लागू होंगी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये कमी की जाएगी और अगली अपडेट से पहले 6 मजीद तजारती दिन बाकी है, इसलिए आलमी मार्केट और शरह मुबादला के बर्ताव के लिहाज से हतमी कीमत कदरे मुख्तलिफ भी हो सकती है। वफाकी हुकूमत पेट्रोल और HSD यानी हाई स्पीड डीजल दोनों पर 60 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम लेवी वसूल कर रही है, जबकि GST की शरह सिफर है और हुकूमत ने 869 अरब रुपए के बजट के हदफ के मुकाबले में 936 अरब रुपए जमा करने का तखमीना भी लगाया हुआ है। तो ये दो अच्छी खबरें हैं। पहली खबर का ताल्लुक बिजली की और दूसरी खबर का ताल्लुक पेट्रोलियम मसनूआत से मुताल्लिक है। उम्मीद है कि ये जल्द ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी यानी आज रात जब को खबर आए तो अच्छी खबर हो और पाकिस्तानी सुख का सांस ले सकें। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।